स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको डीएवी क्लास 8 साइंस के चैप्टर नंबर 8 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स का एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। स्टूडेंट्स, इससे पहले साइंस, सोशल साइंस, मैथ्स पे बहुत सारे वीडियोस अपलोड है और इसका नेक्स्ट चैप्टर भी अपलोड है, क्रॉप प्रोडक्शन। वीडियो देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा और प्राइवेटन पे मैं कुछ वीडियो दे रहा हूँ, तो उन वीडियोज़ को ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं। हम लोग सभी जानते हैं कि इंडिया जो है एक सबसे बड़ा अभी मतलब एक तरह से डेवलपिंग कंट्री, एक बड़ा डेवलपिंग कंट्री है, जो कि उसके डाइवर्स फॉरेस्ट इकोसिस्टम के लिए जाना जाता है। और जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम का जो प्रोटेक्शन है वो क्रिटिकल है, क्योंकि जो फॉरेस्ट होते हैं वो उसमें बहुत सारे एक लार्ज नंबर में प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं। वो एक तरह से उनका होम होता है, उनका घर होता है, क्योंकि उसमें लार्ज नंबर ज़्यादातर प्लांट्स एनिमल्स वहाँ पर रहते हैं। जो फॉरेस्ट लैंड है उसे मैसिव डेवलपमेंट के लिए सेक्रीफाई किया जा रहा है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वहाँ पर डेवलप हो रहे हैं, तो उसका सेक्रीफिकेशन किया जा रहा है, ठीक है। और जो फॉरेस्ट है वो धीरे धीरे अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर चलते जा रहे हैं, क्योंकि जो फॉरेस्ट है उसे घर बनाने के लिए, फैक्ट्रीज को इस्टेब्लिश करने के लिए, इंडस्ट्रीज बैठाने के लिए यूज़ कर लिया जा रहा है। जिसके कारण क्या हो रहा है, फैक्ट्रीज जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाईली डिस्टर्ब हो रहे हैं, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है फॉरेस्ट का, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, उसके कारण ऐसा हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो है वहाँ पर हो रहे हैं। फॉरेस्ट को एक सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल के तौर पे भी यूज़ किया जाता है, पेपर, पल्प और रेयर मिल्स के लिए। ओके, जो टिम्बर फॉरेस्ट से उसे यूज़ करके फर्नीचर को बनाया जा सकता है, बनाया ही जाता है। ठीक है, रेलवे स्लीपर्स को बनाने में यूज़ किया जाता है। और आज हमारे डेली रिक्वायरमेंट में ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो हमें फॉरेस्ट से प्राप्त होता है, फॉरेस्ट से हम लोग गेन करते हैं और उसका यूज़ अपने डेली लाइफ में करते हैं। हमारे पॉपुलेशन का एक बड़ा अमाउंट जो है वो फायरवुड को यूज़ कर रहा है, जो कि हमें फॉरेस्ट से मिलता है कुकिंग फ्यूल के रूप में। जो कि हमें फॉरेस्ट से मिलता है, फायरवुड से हमारा ज़्यादा पॉपुलेशन उसे यूज़ कर रहा है। यदि एडिशन में देखा जाए, फ्यूल के एडिशन में देखा जाए, फॉरेस्ट जो है एक फॉडर का एक बड़ा सोर्स है बिल्डिंग मटेरियल्स के लिए, मेडिसिन के लिए। बहुत सारे कुछ माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट जो है वो एक सिग्निफिकेंट परसेंटेज, मतलब बहुत ज़्यादा परसेंटेज, ह्यूमन पॉपुलेशन का बहुत बड़ा परसेंटेज उसे यूज़ करता है अपनी डेली लाइफ में। ये सब हम लोग आगे भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये सब जितने फैक्टर्स है सब जो है इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज को लीड करते हैं, उसको बढ़ावा देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों की कटाई होती है, जंगल में बड़े बड़े पेड़ों की कटाई होती है, तो इसे कहा जाता है डिफॉरेस्टेशन। और डिफॉरेस्टेशन के पास जो है ग्लोबल और डोमेस्टिक दोनों इफेक्ट हम लोगों को देखने को मिलता है। तो इसके क्या क्या रिजल्ट्स है डिफॉरेस्टेशन के, वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहला है डोमेस्टिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, मतलब डोमेस्टिक रिजल्ट्स क्या क्या है डिफॉरेस्टेशन के। सबसे पहला आता है डिस्टरप्टेड रिवर फ्लो। डिफॉरेस्टेशन जो है वो सॉइल इरोजन को इंक्रीज कर देते हैं और रेनफॉल को डिक्रीज कर देते हैं। सॉइल इरोजन क्या होता है, जो टॉप सॉइल होता है, ग्राउंड में जो टॉप सॉइल होता है उसका रिमूवल, कुछ नेचुरल एजेंट्स होते हैं जैसे कि ग्लेशियर हो गया, विंड, वाटर, ये सब जो है नेचुरल एजेंट्स के द्वारा जो रिमूवल होता है टॉप सॉइल का, उसे हम लोग सॉइल इरोजन कहते हैं। तो जो डिफॉरेस्टेशन, ज़्यादा पेड़ों की कटाई होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा सॉइल इरोजन होता है और रेनफॉल में डिक्रीज हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये यदि आप लोग ये सब बेसिक चीज़ें नहीं जानते हैं तो आप जाकर के SST का वीडियो देख लीजिएगा। SST में जब सभी चीज़ें आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, मैंने वीडियो बनाया हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर के SST का वीडियो देख लीजिएगा। ओके, तो डिफॉरेस्टेशन एक कॉज क्या हुआ है, सॉइल इरोजन ज़्यादा होता है और रेनफॉल जो है कम होता है। ये जो फैक्टर्स, दोनों फैक्टर्स ये रिवर के फ्लो को अफेक्ट करते हैं और उनके जो रास्ता, उनके जो जिस पाथ से वो चलते हैं उसे भी वो अफेक्ट करते हैं। ओके, अब सेकेंड हमारे पास है फ्लडिंग। जो डिफॉरेस्टेशन है वो फ्लडिंग के इंक्रीज इंस्टेंसेस में रिजल्ट करता है, क्योंकि ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन होने पे जो नंबर ऑफ ट्रीज है वो कम होते हैं। तो नंबर ऑफ ट्रीज कम होते हैं तो वो सॉइल को कम बाइंड करते हैं, ठीक है। मतलब
लैक ऑफ ट्रीज है तो जो भी ट्रीज सॉइल को बाइंड कर रहे थे उतना ट्रीज अब सॉइल को उतनी सॉइल को बाइंड नहीं हो रहा है, तो क्या हो रहा है वहाँ पर, और वाटर भी अब्जॉर्ब नहीं हो रहा, तो यहाँ पर एक तरह से आप कह सकते हैं डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है। तो जो डिपोजिशन होता है सॉइल का रिवर बेड में, वो जो है रिवर के डेप्थ को डिक्रीज़ कर देते हैं। उसका मतलब किसी भी रिवर का जो भी एक तरह से गड्ढा उसमें देखने को मिलता है, उसका जो भी डेप्थ है, उसका जितना कंसंट्रेशन है वो कम हो जाता है। यदि कोई 200 मीटर डेप्थ रिवर है तो उसका जो कंसंट्रेशन है वो कम होते होते 150 150 मीटर के अंदर आ जाता है। तो दूसरा कारण हो गया फ्लडिंग। अब थर्ड है ड्राउट, मतलब सूखा पड़ जाता है कभी कभी डिफोरेस्टेशन के कारण। बहुत कम ट्रीज होगा उतना ही ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो इससे क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है। जो IV और UV रेट्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब होते हैं अर्थ में, टेम्परेचर हाई होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है, फॉरेस्ट फायर देखने को मिलता है, पूरा वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। तो बहुत सारे हम लोगों को यहाँ पर इफेक्ट देखने को मिलते हैं डिफोरेस्टेशन थे। ओके, फिर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है आपका ग्लोबल वार्मिंग के कारण। तो होता क्या है ग्लोबल वार्मिंग में, जो IV और UV रेस है वो जो है डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड उसे एब्जॉर्ब करता है अपने अंदर, और इससे क्या होता है अर्थ का जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि ओजोन लेयर में 2-3 होल्स के कारण जो IV UV रेस है वो अंदर आ जाते हैं अर्थ सरफेस के अंदर। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है एक गुड एब्जॉर्बर है उस IV और UV रेस का। इससे ग्लोबल वार्मिंग पूरा बहुत ही जल्दी कॉज हो जाता है, ग्लोबल वार्मिंग टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है अर्थ में, और ये जो है वाटर साइकिल को पूरा डिस्टर्ब करते हैं। और डिक्रीज रेनफॉल से क्या होता है, सूखा बहुत पड़ता है, बहुत सूखा पड़ता है। अब है प्लांट एंड वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्शन। जो फॉरेस्ट है वो बहुत सारे प्लांट्स को हैबिटेट प्रोवाइड करता है, उनके लिए घर प्रोवाइड करता है, जैसे कि हम लोग आगे पढ़ चुके हैं। ओके, तो डिफोरेस्टेशन, जितना पेड़ों की कटाई होती है उतना जो है एनिमल्स होमलेस हो जाते हैं, बेघर हो जाते हैं। क्योंकि मान लीजिए कोई एक पक्षी जो है एक ट्री पे अपना घोंसला बनाए हुए है, अब उसका ट्री ही कट गया, उसका फॉरेस्ट कट गया, मतलब सॉरी उसका ट्री कट गया, जिस पेड़ पे रहता है उसका घोंसला टूट गया, फिर उसे नया घोंसला बनाना पड़ेगा। अब वो होमलेस से बेघर है जब तक वो अपना नया घोंसला नहीं बना ले। तो ये भी होता है, प्लांट एंड वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्शन भी होता है। तो जो मेन कॉज है एक्सटिंक्शन का, लार्ज मतलब जो बहुत कम प्लांट्स हैं एनिमल्स, ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स के प्रजाति जो बहुत कम है, तो ये भी उनके एक्सटिंक्शन का एक कॉज है, उनके एक्सटिंक्शन का एक कारण है। ठीक है, जो बहुत कम प्लांट्स और एनिमल्स हैं। अब है डिस्प्लेसमेंट ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स। जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स है उसका भी डिस्प्लेसमेंट होता है। अब देखिए जो आदिवासी लोग हैं, अभी भी बहुत सारे आदिवासी जो है वो फॉरेस्ट में रहते हैं। तो वैसे लोग जिनका फॉरेस्ट जो है अपना होम है, वो अपनी फॉरेस्ट को सिर्फ अपना होम मानते हैं, वो जो है डिफोरेस्टेशन के कारण डिस्प्लेस हो जाते हैं। उन्हें डिफोरेस्टेशन के कारण अपना फॉरेस्ट छोड़ करके जाना पड़ता है। तो ये सब बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं डिफोरेस्टेशन के कारण। ये तो सिर्फ हम लोग डोमेस्टिक कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ रहे हैं, अभी ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस में बस बचा जो बहुत ही भयंकर होता है। अब 6 और लास्ट है स्कैर्सिटी ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट। कम चीज़ होते हैं फॉरेस्ट में, तो जो यूजफुल फॉरेस्ट प्रोडक्ट होता है उसका ही प्रोडक्शन कम होता है, वो भी कम प्रोड्यूस होते हैं। तो इसके कारण जो है फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स में स्कैर्सिटी आती है, कमी आती है। अब यहाँ पर हमारे पास एक चार्ट दिया हुआ है, देखते हैं ये क्या है। तो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफोरेस्टेशन को दिखाते हुए यहाँ पर एरो दिखाया हुआ है, ड्राउट, फ्लडिंग, डिस्टरप्टेड रिवर फ्लो, स्कैर्सिटी ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, ग्लोबल वार्मिंग, डेजर्टिफिकेशन, इंक्रीज इन CO2, ओजोन डिप्लीशन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर, वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्शन। ओजोन डिप्लीशन भी होता है ओके, जिससे IV और UV रेट्स अर्थ के अंदर आते हैं, टेम्परेचर बढ़ता है। एक चीज़ होने से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर काज होते हैं, सभी होता है डिफोरेस्टेशन के कारण। अब जो है ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफोरेस्टेशन, अब तक हम लोगों ने सिर्फ पढ़ा था डोमेस्टिक कॉन्सिक्वेंसेस, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होते हैं डिफोरेस्टेशन के। सबसे पहला आता है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेटिक चेंज देखने को मिलता है। फॉरेस्ट जो है वो क्लाइमेट को मेंटेन करने में, उसे मेंटेन करके रखने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं।
क्लाइमेट को मेंटेन करने में उनका बहुत बड़ा हाथ होता है। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए एक तरह सिंक के रूप में एक्ट करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है ग्लोबल वार्मिंग का। मैंने आपको बताया कैसे वो जो है ग्लोबल वार्मिंग का बड़ा कंट्रीब्यूटर है। वो जो फॉरेस्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं और किसी भी एरिया के रेनफॉल को डिटरमाइन करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। हर चीज़ में जो फॉरेस्ट का बहुत बड़ा हाथ हम लोग को देखने को मिलता है। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है, क्या है, सेकेंड, और एक क्लाइमेटिक बेल्ट में एक शिफ्ट होता है। ठीक है, वो पूरे वर्ल्ड में देखा जा सकता है, डिफॉरेस्टेशन के कारण इसका रिजल्ट होता है। मतलब ये जो रिजल्ट है क्लाइमेटिक बेल्ट में जो शिफ्ट होता है वो जो है पूरे दुनिया में डिफॉरेस्टेशन के कारण होता है। समर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा गर्म होते जाते हैं और बहुत सारे पार्ट्स में रेनफॉल होता ही नहीं है, होता है तो बहुत कम होता है, डिफिशिएंट होता है, ना के बराबर होता है। सेकंड आता है डेजर्टिफिकेशन। डिफॉरेस्टेशन जो है वो सॉइल को एक्सपोज करते हैं और सॉइल इरोजन में लीड करते हैं। सॉइल इरोजन मैंने आपको बता दिया है। इस सॉइल इरोजन के कारण क्या होता है कि जो सॉइल है वो लेस फर्टाइल बन जाते हैं, उनसे ह्यूमस जो है वो चला जाता है। बहुत समय क्या होता है कि जो लोअर रॉकी लेयर्स है वो एक्सपोज हो जाते हैं और ये जो है उसमें डेजर्ट फॉर्म कर देता है। इसके कारण क्या होता है, डेजर्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो जो ये जो ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आप तो इसे बिना छोड़े बिना किए हुए जाइएगा मत, इसे बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस। उसके बाद ओजोन डिप्लीटेशन। ओके, कुछ ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कि नाइट्रस ऑक्साइड ये जो है अर्थ एटमॉस्फेयर में एक्यूमुलेट करते हैं डिफॉरेस्टेशन के कारण। ये जो गैसेस हैं ये ओजोन को, जो कि एक प्रोटेक्टिव लेयर हम लोगों के अर्थ के बाहर जो है स्ट्रेटोस्फेयर में फॉर्म करता है, उसे रिमूव कर देते हैं, जो कि ओजोन लेयर के फॉर्म में है और ये प्रेजेंट है स्ट्रेटोस्फेयर में, उसे रिमूव कर देते हैं। तो ये सब को कहा जाता है ग्रीन हाउस गैसेस। ये सब आप लोग चैप्टर 19 में पढ़ेगा और चैप्टर 19 का वीडियो भी जल्द आने वाला है। वीडियो आएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आपको लिंक मिल जाएगा। ओके, अब है आपके पास कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। क्या कंजर्वेशन होना चाहिए फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ का। हम लोगों ने ग्लोबल और डोमेस्टिक दोनों कॉन्सिक्वेंसेस देख लिए डिफॉरेस्टेशन के। अब हम लोग देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। जो प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन और मैनेजमेंट और रिस्टोरेशन होता है वाइल्ड लाइफ का और किसी भी नेचुरल रिसोर्स का, जैसे कि फॉरेस्ट, सॉइल और वाटर, इसे कहा जाता है कंजर्वेशन। जो वैरायटी ऑफ लाइफ रहते हैं अर्थ में, बहुत सारे जीवन हैं अर्थ में, इसे कॉमनली बायोडाइवर्सिटी रेफर किया जाता है, कॉमनली बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। बायोडाइवर्सिटी जो है एक तरह का इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फूड चेन्स को फंक्शन करने में, मतलब फूड चेन के फंक्शन में और फूड वेब्स के फंक्शन में। इनफैक्ट ये जो है इकोसिस्टम्स के इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने में भी हेल्प करते हैं। ओके, तो जो वैरायटी हम लोग बस डेफिनेशन आ सकता है, मतलब क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। तो आप लोग लिखिएगा द वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज कॉमनली रेफर्ड टू एज बायोडाइवर्सिटी। आज यदि प्रेजेंट में देखा जाए तो बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है एक लार्ज स्केल एक्सटिंक्शन को कॉज कर रहे हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स के। बहुत सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स आज एक्सटिंक्ट हो जा रहे हैं, गायब ही हो जा रहे हैं अर्थ से। तो ये सब जो है डिफॉरेस्टेशन के कारण हो रहा है कुछ, ठीक है, कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण हो रहा है। डिफॉरेस्टेशन भी एक ह्यूमन एक्टिविटी है। तो हम लोगों को डिफॉरेस्टेशन को कम करते हुए, यदि हम लोग डिफॉरेस्टेशन करते हैं, एक पेड़ काटते हैं, तो एक पेड़ हम लोगों को अपने ही हाथ से लगा देना चाहिए। ठीक है, ये जो हमारे आगे आने वाली पीढ़ी पे हेल्प करेगा, उनके लिए जो खतरा आने वाला है उसे बचा के रखेगा। ज़्यादा पेड़ उस समय आने वाले समय में नहीं रहेंगे तो आने वाली पीढ़ी को बहुत दिक्कत होने वाला है। इसलिए हम लोगों को जो है उनके लिए कंजर्व करना होगा। ठीक है, हमारा जीवन तो पार हो जाएगा किसी हिसाब से, लेकिन उनके लिए तो हमें हर एक पेड़ लगाना पड़ेगा। ओके, ये जो है बहुत सारे इकोसिस्टम्स के बहुत सारे फंक्शनिंग को अफेक्ट करते हैं। जो प्रिजर्वेशन होता है स्पीसीज़ का, उनका जो हैबिटेट होता है वो इकोसिस्टम को फंक्शन करने के लिए, इकोसिस्टम के फंक्शन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो जो प्रेशर हैबिटेट को डिस्ट्रॉय करने का, टिम्बर और कुछ इलीगल हंटिंग होता है किसी भी एनिमल स्पीसीज़ का, तो ये जो है हैबिटेट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और कुछ अदर चैलेंजेस जो है वो
कंजर्वेशन को एक बहुत बड़ा स्ट्रगल बना दे रहे हैं, एक बहुत बड़ा संघर्ष बना दे रहे हैं। तो हम लोगों को किसी भी चीज़ का क्या करना चाहिए, प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन, मैनेजमेंट और रिस्टोरेशन, वाइल्ड लाइफ का हम लोग को ये 4 चीज़ करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पैरा देखते हैं। बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना ये हर एक ऑर्गेनिज्म के ग्रुप के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसका ऑन इम्पॉर्टेंट रोल है इकोसिस्टम में, वो जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोसिस्टम में। एग्जाम्पल, यदि आप देख सकते हैं कि यदि फॉरेस्ट में सारे डियर मर जाएं, एक भी डियर वहाँ नहीं रहे, तो लायंस का जो पॉपुलेशन है, जो डियर को खा करके जीवित रहते हैं, उनका भी पॉपुलेशन कम होगा वहाँ पर। ठीक है, वो जो सफिशिएंट फूड नहीं ले पाएंगे। देखिए, डियर खाता है ग्रास, अब डियर को खाने लायन है, तो लायन का पेट भी नहीं भरेगा, उसे मरना पड़ेगा। तो लायन घास खा के तो रह नहीं सकता है, तो लायन कैसे, लायन को फ्लेश चाहिए, डियर चाहिए, वैसे वैसे चीज़ चाहिए जिसमें फ्लेश हो, उससे मज़ा आए खाने में। उसका जो वो जो कार्निवोरस है उसे फ्लेश चाहिए ही चाहिए, तो घास खा के रहेगा नहीं। तो उसके लिए क्या है, डियर है। डियर मर जाएंगे तो उसको सफिशिएंट फूड नहीं मिलेगा। तो जो पॉपुलेशन है स्कैवेंजर्स का, जो कि दूसरे एनिमल्स पे फीड रहते हैं, दूसरे एनिमल्स के रिमेन पे फीड रहते हैं, और दूसरे किल्ड मतलब दूसरे कार्निवोरस किल्ड एनिमल्स पे फीड रखते हैं, उनका जो पॉपुलेशन है वो कम हो जाएगा, वो अफेक्ट हो जाएगा। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए, इन सिचुएशंस में प्रिवेंट करने के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, भारत की जो सरकार है, वो ज़्यादा से ज़्यादा बायोस्फीयर रिजर्व को सेटअप कर रही है, नेशनल पार्क को सेटअप कर रही है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को सेटअप कर रही है हमारे कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में। तो अब हम लोग इन सभी तीनों चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज में। ओके, सबसे पहले एक फिगर दिया है, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ओके, अब हमारे पास आता है बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व एक इंटरनेशनल कंजर्वेशन डेस्टिनेशन है, यूनेस्को को द्वारा दिया गया है, और इसके प्रोग्राम के अंदर मैन एंड द बायोस्फीयर है। ठीक है, जो वर्ल्ड है, मतलब जो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर है, ये 669 बायोस्फीयर रिजर्व का कलेक्शन है, 120 कंट्री में, 120 कंट्रीज में। ओके, जो बायोस्फीयर रिजर्व है, ये मैन एंड बायोस्फीयर के बीच में एक लिंक को, आप कह सकते हैं बैलेंस रिलेशनशिप को प्रमोट करने के लिए, डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए बनाया गया है। जो इंडियन गवर्नमेंट है, उन्होंने 18 बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में इस्टेब्लिश किए हुए हैं। तो हम लोग, अब आप लोगों को बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब समझ में आ ही गया होगा। बायोस्फीयर रिजर्व का मेन पर्पस जो है वो मैन एंड बायोस्फीयर के बीच में एक बैलेंस रिलेशनशिप को लिंक करके रखना है, बना करके रखना है। ठीक है, हमारे पास यहाँ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया का मैप दिया हुआ है, देखते हैं क्या है इस मैप में। इस मैप को आप देख सकते हैं कि जो ब्लू रेंज हम लोगों को दिख रहा है, ये हिमालय है। ठीक है, जो हम लोग को येलो दिख रहा है, ये डेजर्ट है, यहाँ पर थार डेजर्ट देखने को मिलेंगे। नीचे में जो पिंक है, ये वेस्टर्न घाट है, और जो ग्रीन है, बहुत ही छोटा एरिया दिख रहा है ग्रीन, देखिए बंगाल साइड में, तो यह है सुंदरबन, जो कि लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है इंडिया में। अब चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। इंडियन बायोस्फीयर रिजर्व में 18 है, 18 है। 18 में जो 10 बायोस्फीयर रिजर्व है, ये यूनेस्को के मैन एंड द बायोस्फीयर के पार्ट है, मतलब जो उनका मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है, उसके प्रोग्राम लिस्ट है, उसका पार्ट इंडिया के 10 बायोस्फीयर रिजर्व से है। इनमें कुछ बायोस्फीयर से नाम दिए हुए हैं, तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, सुंदरबंस बायोस्फीयर रिजर्व और गुल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व, ये सब हमारे अंदर आते हैं। मतलब हमारे जो भी बायोस्फीयर रिजर्व है वो यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर आते हैं। अब है नेशनल पार्क। अब नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हम लोगों को पढ़ना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बर्निंग टॉपिक है इस चैप्टर का। तो नेशनल पार्क जो है एक रिजर्व लैंड होता है, लैंड का एक रिजर्व पार्ट होता है, जो कि नेशनल गवर्नमेंट के द्वारा डिक्लेयर कर दिया जाता है, खरीद लिया जाता है, उनके द्वारा ओन किया जाता है, और वहाँ पर पॉल्यूशन और ह्यूमन डेवलपमेंट वर्क से वो जो एरिया है वो प्रोटेक्टेड होता है। वहाँ पर कोई भी ह्यूमन डेवलपमेंट वर्क नहीं हो सकता, वहाँ पॉल्यूशन, वहाँ पर प्रदूषण नहीं फैल सकता है, पॉल्यूशन नहीं फैल सकता है। और कि नेशनल पार्क्स है वो अब प्रोटेक्टेड होते जा रहे हैं, उन्हें बहुत ही अच्छे तरह से प्रोटेक्ट किया जाता है, और वो जो है इंडेंजर्ड स्पीसीज
के कंजर्वेशन में हेल्प करते हैं, जो आने वाले समय में एक्सटिंक्ट हो सकते हैं वैसे स्पीसीज़ के कंजर्वेशन में वो जो है हेल्प करते हैं। और सिर्फ एनिमल्स के नहीं, ये जो है प्लांट्स के साथ भी ऐसे होता है। वहाँ पर ऐसे ऐसे प्लांट्स को लगाया गया है जो आने वाले समय में एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि नेशनल पार्क एक वेल प्रोटेक्टेड एरिया है नेशनल गवर्नमेंट के द्वारा, यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा। वो जो है बहुत ही यूज़फुल है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, वो फर्स्ट नेशनल पार्क था इंडिया में जो कि इस्टेब्लिश हुआ था 1935 में। आपको एक बात जानना है कि जो बहुत बड़ा, जो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है वर्ल्ड में, वो नॉर्थ ईस्ट ग्रीनलैंड नेशनल पार्क है जो कि इस्टेब्लिश हुआ था 1974 में। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हुआ था हमारी फ्रीडम से पहले, हमारे इंडिपेंडेंस से पहले 1935 में। जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, जो कि 2/3 मतलब जो 1 हॉर्न डायनासोर पॉपुलेशन है, वो उनका 2/3 जो है वो वहीं पर प्रेजेंट है। वो जो है काजीरंगा नेशनल पार्क, वो 1 हॉर्न डायनासोर के लिए जाना जाता है। तो ये जो प्रोटेक्टेड एरिया है वर्ल्ड में, बहुत प्रोटेक्टेड, यहाँ में बहुत प्रोटेक्शन दिया जाता है। काजीरंगा जो है वो बहुत सारे टाइगर्स को, मतलब हाई डेंसिटी टाइगर्स का एक बहुत बड़ा डेंसिटी वहाँ पर देखने को मिलता है। एक एलिफेंट्स के, वाइल्ड वाटर बफेलोज और स्वैम्प डियर के एक लार्ज ब्रीडिंग का एरिया भी वहाँ पर घर है, लार्ज ब्रीडिंग एरिया है। जो बांदीपुर नेशनल पार्क है, BNP, ये वेल प्रोटेक्टेड एरिया है और प्रोजेक्ट टाइगर के लिए इन्हें रिजर्व करके रखा गया है, इम्पोर्टेंट रिजर्व है। ये जो कर्नाटका, साउथ इंडिया के कर्नाटक स्टेट में जो है सिचुएटेड है। हमारे पास है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को वाइल्ड लाइफ रिफ्यूज भी कहा जाता है, जो कि जनरली एक ऑफिशियली डेस्टिनेटेड टेरिटरी है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा मार्क किया गया है। ये इसे जो है नेशनल पार्क के द्वारा उतना ये जो है प्रोटेक्टेड एरिया नहीं है। यहाँ पर कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ को ग्रांट किया गया है। ये सब हम लास्ट में देखेंगे। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊँगा नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को लेकर के। हंटिंग, किलिंग और जो कैप्चरिंग है एनिमल का, किसी प्लांट्स का, मान लीजिए कोई प्लांट्स के पत्ते को उखाड़ना, ये सब टोटली प्रोहिबिटेड है, बंद है इन एरियाज़ में। इंडिया में जो है 543 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ है और इसका एम है कि वाइल्ड एनिमल्स के हैबिटेट को प्रोटेक्ट करके रखना, कि वो जो है बिना हार्मफुल ह्यूमन इंटरवेंशन के रह सके, अपने जीवन को वो जो है जी सके, तो सेफली वो जी सके अपने जीवन को। तो वहाँ पर 543 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इंडिया में है। सबसे पहला गायकवाड़ी बर्ड सेंचुरी जो है ये औरंगाबाद में सिचुएटेड है और अहमदनगर में, औरंगाबाद और अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, मराठावाड़ा रीजन में, महाराष्ट्र में। मराठावाड़ा नाम से हम लोग पता चलता है ये महाराष्ट्र में होगा। जो नाथ सागर का लेक का प्रेजेंट है इस सेंचुरी में, वो जो है सराउंडिंग एरियाज को और भी एक्वेटिक फ्लोरा में और भी अच्छा बनाता है, रिच बनाता है और फौना में। और ये जो है बहुत सारे रेसिडेंट और माइग्रेटरी बर्ड को अट्रैक्ट करते हैं। लगभग 200 स्पीशीज है बर्ड के इस एरिया में और 70 माइग्रेटरी बर्ड जो है उसके 70 से भी ज़्यादा स्पीसीज हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इनमें से 45 मेजर स्पीसीज जो है वो इंटरनेशनल माइग्रेशन बर्ड से बिलोंग करते हैं। और इससे कुछ प्रसिद्ध जो माइग्रेटरी बर्ड्स है वो है क्रेन्स, फ्लेमिंगोज, ओके, पिजन, गॉडवीट एक्सेट्रा। ये सब जो है कुछ प्रसिद्ध नोटेबल माइग्रेटरी बर्ड्स वहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है। ये जो सेंचुरी है ये लोकल रेसिडेंट बर्ड्स के रेस्टिंग के लिए, आराम के लिए भी एक हैबिटेट है, ओके। जो गहरी माता टर्टल सेंचुरी है ओडिशा में, ये गेंट ओलिव रेडली टर्टल्स के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड है। वो जो है सभी तरफ ट्रैवल कर सकते हैं पैसिफिक ओशियन से और वो जो है अपने एग को ले भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कहा था कि मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँगा। यही बता देता हूँ कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज़ ग्रांट है। जो कलेक्शन ऑफ फायरवुड टिम्बर जो है यहाँ पर ग्रांट है एक मॉडरेट अमाउंट में, और वो भी एजुकेशनल और साइंटिफिक पर्पसेस के लिए। ऐसे कोई भी उसे कलेक्ट नहीं करके नहीं ले जा सकता है।
एक साइंटिफिक एजुकेशनल पर्पस के लिए उसे ग्रांट किया गया है। लेकिन नेशनल पार्क में वैसा कोई भी ग्रांटेशन देखने को नहीं मिलता है। दोनों में हंटिंग और पोचिंग बंद है। ठीक है, कोई भी कुछ कलेक्ट करके नहीं ले सकता है नेशनल पार्क से। यही था उन दोनों में डिफरेंस जो मैं बताने वाला था। अब हमारे पास आता है फ्लोरा एंड फौना। एक एरिया में जो फ्लोरा है वो प्लांट लाइफ को रेफर करता है ज़्यादातर टाइम्स के लिए, और अधिकतर टाइम्स के लिए टाइम समय के साथ जो जो है नेचुरली ऑक्यूरिंग प्लांट लाइफ को रेफर करता है स्पेशली। ठीक है, अब फौना जो है एक पर्टिकुलर रीजन के किसी भी एनिमल लाइफ को, उसके लिए इस वर्ड को यूज़ किया जाता है। जो टर्म फौना है ये टाइपिकल इसे एनिमल का कलेक्शन कहा जाता है, कलेक्शन ऑफ एनिमल कहा जाता है, जो कि एक स्पेसिफिक प्लेस में पाया जाता है और एक स्पेसिफिक टाइम में पाया जाता है। इंडिया के पास लगभग 2000 से भी अधिक स्पाइसेस है बर्ड के, और लगभग 500 से अधिक रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस है उनके स्पीसीज है। ओके, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के, और लगभग 30,000 स्पीसीज इंसेक्ट्स और कलरफुल बटरफ्लाइज को इंक्लूड कर दिया है। 30,000 स्पीसीज इंसेक्ट्स के हैं। अब आता है रेड डाटा बुक, जो IUCN है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। वो जो है इंटरनेशनल एनिमल और प्लांट्स के इंटरनेशनल लिस्ट को मेंटेन करते हैं, जो कि जिनका कंटिन्यू एक्सिस्टेंस जो है वो थ्रेटेंड हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। उनका जो एक्सिस्टेंस है वो कम होता जा रहा है, उनकी आबादी कम होती जा रही है। ये जो लिस्ट है वो रेड डाटा बुक्स के फॉर्म में पब्लिश किए जाते हैं, और जो स्पीसीज है वो डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाई किए जाते हैं। उनके परसिव्ड रिस्क, उनके एक्सटिंक्शन को परसिव्ड रिस्क को कैटेगरी में बांटा जाता है, डिफरेंट कैटेगरी में उन्हें क्लासिफाइड किया जाता है। हर एक रेड डाटा बुक जो है वो एक स्पेसिफिक ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल से यूजुअली डील करता है। जैसे कि मान लीजिए कोई रेप्टाइल से है, कोई इंसेक्ट्स से, कोई मोसेस से है। ये जो बुक है वो डिफरेंट कंट्रीज़ में पब्लिश किए जाते हैं और यूज़फुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं डिफरेंट स्पीसीज के थ्रेट स्टेटस को लेकर के। ये जो आपको इंटरनेट में भी इजीली मिल जाएगा। ओके, रेड डाटा बुक का भी इंटरनेट में पब्लिश कर दिया जाता है। अब देखते हैं हम लोग क्या है, जब किसी भी स्पीसीज का कोई भी मेंबर नहीं बचता है और वो रीजनेबल डॉट के अंदर चला जाता है कि वो जो है गायब हो चुका है अर्थ से, तो उस स्पीसीज को कहा जाता है, उस स्पीसीज को एक्सटिंक्ट स्पीसीज कहा जाता है। वो जो है एक्सटिंक्ट हो जाता है। जो डोडो, पैसेंजर पिजन हो गया, जो कैरिबियन मॉन्क सील, ये सब जो है एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ये सब कुछ स्पीसीज है जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। स्पीसीज जो हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन को फेस करता है नियर फ्यूचर में, आने वाले फ्यूचर में वो जो है एक हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन को फेस कर सकता है, वो भी गायब हो सकता है, तो उसे जो है इंडेंजर्ड स्पीसीज के रूप में टर्म किया जाता है। फॉर एग्जांपल ब्लू व्हेल, गेंज पांडा और स्नो लेपर्ड, अफ्रीकन वाइल्ड डॉग और टाइगर जो है ये इंडेंजर्ड स्पीसीज के कुछ एग्जांपल्स है। ये जो एनिमल्स के नाम मैंने लिए, स्पीसीज के नाम मैंने लिए, ये हो सकता है आने वाले समय में एक्सटिंक्ट हो जाए, इंडेंजर हो जाए, इसलिए आपको नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास वनरेबल स्पीसीज। वनरेबल स्पीसीज जो है वो ऐसे स्पीसीज होते हैं जो हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन को फेस कर सकते हैं मीडियम टर्म में। जो चीता है, गॉड लायन है और जो स्लोथ बियर है, ये सब जो है वनरेबल स्पीसीज के कुछ एग्जांपल्स हैं। ओके, तो ये आपके पास अब डिफ्रेंशिएट बिटवीन में आएगा इंडेंजर्ड, वनरेबल और एक्सटिंक्ट एनिमल्स का, तो आप इजीली लिख सकते हैं, आप तो समझ ही गए होंगे। यदि इसके बाद भी आपके मन में कोई भी डाउट रहता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस को लाता रहता हूँ। नेक्स्ट देखते हैं एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज वैसे स्पीसीज होते हैं जो कि पर्टिकुलर जियोग्राफिक रीजन से, लोकेशन से बिलोंग करते हैं। वो जो है उसी पर्टिकुलर जियोग्राफिक लोकेशन से यूनिक होते हैं, वहीं पर वो पाए जाते हैं। उन जैसे कि कुछ स्पेसिफिक आइलैंड्स हो गए, उनका कुछ हैबिटेट टाइप हो गया, एक नेशन हो गया और एक कुछ वेल डिफाइंड जोन हो गया, उसी नेशन में वो मिलेगा, उसी डिफाइंड जोन में वो मिलेगा, कहीं और नहीं मिलेगा। एक एंडेमिक टू ए प्लेस और एरिया मीन्स फाउंड ओनली in that part of the world and nowhere else।
इंडेमिक और टू अ प्लेस का मतलब होता है और एरिया का मतलब होता है कि वो जो है वर्ल्ड के उसी कोने में मिलेगा, उसी पार्ट में मिलेगा और वो कहीं आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब होता है हमारे पास इंडेमिक स्पीसीज का यही डिफिनेशन है कि इंडेमिक स्पीसीज आर यूनिक टू अ पर्टिकुलर जियोग्राफिक लोकेशन सच एज अ स्पेसिफिक आइलैंड, सम हैबिटेट टाइप, अ नेशन और सम अदर वेल डिफाइंड जोन। इंडेमिक स्पीसीज का डेफिनेशन आता है तो आप ये लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में जो ऑरेंज ब्रिस्टेड सनबर्ड है, ऑरेंज ब्रिस्टेड सनबर्ड, ये जो है फिनबोस को इंडेमिक वहीं पर ये पाया जाता है, जो कि एक्सक्लूसिवली फिनबोस वेजिटेशन मतलब साउथ अफ्रीका में पाया जाता है, वहीं के वेजिटेशन में पाया जाता है फिनबोस के। ठीक है, लायन टेल्ड मैको जो है ये जो है वेस्टर्न साउथ वेस्ट इंडिया के वेस्टर्न घाट में जो है ये इंडेमिक है, ये वहीं पाया जाता है वर्ल्ड के हर एक कोने में। इसे आप नहीं देख सकते हैं, दोनों का फिगर दिया हुआ है, देख सकते हैं। ऑरेंज ब्रिस्टेड सनबर्ड इधर है और लायन टेल्ड मैको इधर है। ओके, देखिए इसका लायन साइड पर टेल है, तो लायन टेल्ड मैको इस समय में। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है कि जो एक्सटिंक्शन है इंडेमिक स्पीसीज का बहुत सारा कारण है। ठीक है, ये पॉल्यूशन भी हो सकता है, कुछ नेचुरल डिजास्टर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, कुछ ह्यूमन एक्शन भी जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ पर 4 कॉजेज 4 कारण जो है दिए हुए हैं, जो कि उनके करंट रेट उनका जो एक्सटिंक्शन जिसके कारण जो एक्सटिंक्शन हो रहा है वो उसका हम लोगों को पता चलेगा। लेकिन आप देखिएगा कि हर एक चीज़ में ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी आता है, क्योंकि ह्यूमन आज वाइल्ड लाइफ को वेजिटेशन को बहुत ही ज़्यादा हाईली डिस्टर्ब कर रहे हैं, इसलिए हर एक जगह ह्यूमन का नाम आपको देखने को मिलता है। सॉइल इरोजन होता है कब, जब डिफोरेस्टेशन होता है ज़्यादा सॉइल इरोजन ज़्यादा डिफोरेस्टेशन के कारण। ठीक है, ड्राउट कब पड़ता है, डिफोरेस्टेशन जब होता है। डिफोरेस्टेशन करता कौन है, सब जो है ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ है। डिफोरेस्टेशन ये सब जो है ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, तो सभी में आपको ह्यूमन एक्टिविटीज़ इसलिए मिलता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर मेन कॉजेज जो दिए हुए हैं वो देखते हैं। सबसे पहले लॉस ऑफ हैबिटेट, ये तब होता है जब किसी इन्वायरमेंट को इतना अल्टर कर दिया जाए, इतना बदल दिया जाए कि वहाँ पर का जो ऑर्गेनिज्म है वो वहाँ पर रह ही नहीं सकता, वहाँ पर जिंदा वो रह ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि वहाँ का जो इन्वायरमेंट उसे बहुत ही अल्टर कर दिया गया है, बदल दिया गया है कि वहाँ पर जो है जिस जगह पे वो ऑर्गेनिज्म रह सकता था, जिस टाइप का इन्वायरमेंट में वो रह सकता था, उसको उस टाइप का इन्वायरमेंट वहाँ नहीं मिल रहा है, वो बहुत ही अल्टर हो चुका है, बहुत ही बदल चुका है, तो वहाँ पर नहीं रह पाता है। ठीक है, हैबिटेट लॉस जो है वो पॉल्यूशन के कारण भी होते हैं और हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन के कारण भी होते हैं। हैबिटेट को ही डिस्ट्रक्ट कर दिया जाता है, इसके कारण हम लोगों को ये चीज़ देखने को मिलता है, लॉस ऑफ हैबिटेट। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन तब होता है जब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो इस एक्सटेंट तक, इस हद तक हंट किया जाता है कि उसका जो पॉपुलेशन है वो अपने आप को मेंटेन ही नहीं कर पाता है और लास्ट में वो जो है एक्सटिंक्ट हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या है आप देख सकते हैं कि जो पैसेंजर पिजन्स है, एक बार वो जो है नॉर्थ अमेरिका में रह रहे थे, तो वहाँ पर उन्हें बहुत मतलब फूड के लिए, खाने के लिए उन्हें हंट कर दिया गया और इतना हंट किया गया कि आज उनका नामो निशान ही नहीं है पूरे वर्ल्ड में, वहाँ पर उनका नामो निशान ही नहीं है, वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो ये सब कारण है, ये सब सभी जो है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, लॉस ऑफ हैबिटेट, पॉल्यूशन, ये सभी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हम लोगों को पता चल रहा है। ठीक है, पॉल्यूशन ह्यूमन एक्टिविटीज़ है और एक्सप्लॉयटेशन पेड़ों की कटाई हो रही है। ठीक है, लॉस ऑफ हैबिटेट में इन्वायरमेंट को अल्टर कर दिया जा रहा है। ठीक है, फिर ओवर एक्सप्लॉयटेशन में किसी भी ऑर्गेनिज्म के वहाँ पर जो स्पीसीज है, वहाँ पर जो भी उसका पॉपुलेशन है उसे हंट किया जा रहा है खाने पीने के लिए, तो उसका जो पॉपुलेशन है वो घटता जाता है और लास्ट में उससे मेंटेन नहीं हो पा रहा है, तो वो एक्सटिंक्ट हो जाता है। ठीक है, अब इंट्रोड्यूस्ड स्पीसीज। कोलोनाइजेशन मतलब हुआ कि जो किसी भी एक जगह पे एक न्यू स्पीसीज को वहाँ ला करके रख देना, वहाँ पर नए नए स्पीसीज को डाल देना, इससे जो है इंडेमिक स्पीसीज पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ता है। ऐसा इसलिए होता है कि जो न्यू स्पीसीज है वो उसके लिए उनके ऊपर प्रे कर जाए, उनसे लड़ने लगे किसी चीज़ के लिए, रिसोर्सेज के लिए कम्पीट करे, खाने पीने के लिए कम्पीट करे, जो एग्जाइटिंग स्पीसीज मतलब जो स्पीसीज वहाँ पर रह रहे हैं। अब इकोसिस्टम डिस्ट्रप्शन, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है कि इकोसिस्टम में वो अक्सर लिंक रहते हैं, उनका जो लिंक है वो फूड चेन हो सकता है, पॉलिनेशन ऑफ प्लांट्स हो सकता है,
इंसेक्ट, बैट्स, बर्ड्स के द्वारा, ठीक है। शेल्टर हो सकता है जो प्लांट्स जो है सर्टेन एनिमल्स को प्रोवाइड करते हैं, कुछ एनिमल्स को जो है वो प्रोवाइड करते हैं, वो जो है उनके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। इस लिंक के कारण क्या होता है, जो रिडक्शन होता है पॉपुलेशन में किसी एक स्पीसीज का, वो जो है अदर दूसरी स्पीसीज की पॉपुलेशन को पूरा अफेक्ट करते हैं, ठीक है। जो प्रोजेक्ट और जो प्रोग्राम्स है नेचर के द्वारा, नेचर के लिए, नेचर को ध्यान में रखते हुए वो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया है। ये जो है प्रोजेक्ट टाइगर को इंक्लूड करता है, नेचर कैंप्स को इंक्लूड करता है, जंगल लॉजेस को इंक्लूड करता है। इनका जो है इसे जो है ऑर्गेनाइज किया गया है वाइल्ड लाइफ अवेयरनेस, मतलब लोगों के बीच में जो वाइल्ड लाइफ अवेयरनेस को प्रमोट करने के लिए इनका जो है ऑर्गेनाइजेशन किया गया है, ठीक है। ये जो प्रोजेक्ट्स है ये सिर्फ हम नेचुरल हेरिटेज को प्रिजर्व करने में हेल्प नहीं करते हैं, ये जो है इको टूरिज्म को भी इंकरेज करते हैं, बढ़ावा देते हैं। ओके स्टूडेंट, तो यही पर 4 हमारे पास थे कॉजेज जो थे एंडेमिक स्पीसीज के एक्सटिंक्शन का। ओके, तो अब एक हमारे पास आता है माइग्रेशन। माइग्रेशन जो है एक एनिमल और बर्ड का स्पीसीज के, मतलब एक एनिमल और बर्ड के स्पीसीज का पीरियोडिक मूवमेंट है। और ये पीरियोडिक मूवमेंट क्या होता है वो समझते हैं कि जिस प्लेस में वो रह रहा था उससे वो जो है नए प्लेस में चल जाता है, उस जगह को छोड़ के वो नया एरिया में जाता है, ठीक है। फिर से वो अपने ओरिजिनल जगह पे आ जाता है जहाँ पर वो रहा करता था, ठीक है। तो ऐसा इसलिए होता है कि वो जो है जब भी कोई बर्ड और एनिमल जो है वो माइग्रेट करता है तो वो जो है अबंडेंट फूड के लिए माइग्रेट करता है, अच्छे फूड के लिए माइग्रेट करता है, ज़्यादा फूड के लिए माइग्रेट करता है, और ब्रीडिंग करने के लिए उसे जो है एक फेवरेबल प्लेस नहीं मिल पाता जिसके लिए वो माइग्रेट करता है। टेम्परेचर भी एक कारण बन सकता है, ठीक है। जो प्रिसाइज मेथड, ज़्यादातर मेथड जो है वो एनिमल्स के, बहुत ही तरह के मेथड यूज़ की जाते हैं। आप तो करने हो जाएंगे पढ़ के कैसे होता है ये माइग्रेशन। चलिए नेक्स्ट पैरा देखते हैं। जो प्रिसाइज मेथड्स होते हैं जिसके द्वारा एनिमल्स जो है वो नेविगेट करते हैं कि उन्हें कहाँ जाना है, वो जो है बहुत ही भयंकर है, ठीक है। आपको चकित कर देंगे। बर्ड के पास जो शार्पर आईसाइट होता है, उनका बहुत ही तेज आँख का देखने का तरीका होता है, और उनके बेटर विजुअल मेमोरी होता है ग्राउंड क्लूज का ह्यूमन से, व्यक्तियों से, मतलब आदमियों से ज़्यादा उनका जो है ग्राउंड क्लूज को लेकर के मेमोरी बहुत फास्ट चलता है, ह्यूमन से ज़्यादा वो याद रख सकते हैं, ठीक है। हमें ज़्यादातर जो क्या होता है कि जो लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइट होते हैं, बड़े बड़े बहुत दूर दूर तक के जो फ्लाइट्स होते हैं बर्ड्स के द्वारा, ठीक है, वो जो है सन और स्टार्स के हेल्प से नेविगेट कर सकते हैं, जो कि मैन और एक ह्यूमन, साधारण ह्यूमन ऐसा नहीं कर सकता जैसे कि बर्ड्स कर सकते हैं। वो जो है सन और स्टार्स के हेल्प से जो है वो नेविगेट करते हैं, रास्ते को समझते हैं, और अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को वो पढ़ते हुए कॉम्बिनेशन कर, उसके साथ भी कॉम्बिनेशन करते हुए, उसका रीडिंग करते हुए वो जो है पॉसिबली नेविगेट करते हैं, ठीक है। ये जो है इनबिल्ट मैग्नेटिक कंपास से अचीव होता है, जो कि उनके टाइनी मास ऑफ टिश्यू होता है, जो कि एक टाइनी मास ऑफ टिश्यू होता है उनके आँख और दिमाग के बीच में, ब्रेन के बीच में। बर्ड्स का बात हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब हमारे पास आता है रिफॉरेस्टेशन। माइग्रेशन में जब आपको कोई डाउट होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। माइग्रेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट इज माइग्रेशन, व्हाट इज द रीजन फॉर द बर्ड्स टू वाई दे माइग्रेट, ठीक है, और हाउ टू माइग्रेट, वो कैसे माइग्रेट करते हैं, उनका नेविगेशन प्रोसेस कैसा है, वो क्या क्या तरीकों को यूज़ करके माइग्रेट करते हैं। तो ये सभी आपको मैं फिर से आपको बता दें एक बार कि उनके पास बहुत शार्पर आईसाइट होता है, बेटर विजुअल मेमोरी होता है ग्राउंड क्लूज का ह्यूमन से, ठीक है। सन और स्टार्स के हेल्प से वो नेविगेट करते हैं और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड्स को वो रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका मैग्नेटिक कंपास उनके पास प्रेजेंट होता है आई और ब्रेन के बीच में। बस आप इतना याद कर लीजिएगा, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ओके, नेक्स्ट आता है रिफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन और एफॉरेस्टेशन को एक ही जैसा रेफर किया जा सकता है, एक ही कहा जा सकता है, ठीक है। ये जो है एक तरह का प्रोसेस है कि जो फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था उसे फिर से रिस्टोर करना और रिक्रिएट करना, फिर से बनाना, उन एरियाज़ को फिर से बनाना जहाँ फॉरेस्ट वहाँ पर एक समय रहे थे और उन्हें डिफॉरेस्टेट कर दिया गया। डिफॉरेस्टेट मतलब उन्हें ख़त्म कर दिया गया और वहाँ पर जो है डिस्ट्रॉय कर दिया गया, उसे रिमूव कर दिया गया किसी कारणवश, ठीक है। तो वहाँ पर रिक्रिएटिंग करना है, उन फॉरेस्ट एरियाज़ का हम लोग को रिक्रिएशन करना है,
तो उसे ही कहा जाता है डिफॉरेस्टेशन। ये जो प्रैक्टिस है ये जो है रैपिडली मोमेंटम को गेन कर रहा है, ठीक है, कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस को प्रमोट कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक फैला रहा है इस चीज़ को। हम लोग को एक चीज़ ध्यान में रखना है कि जिस प्लांट को हम लोगों को डिफॉरेस्टेशन करना है तो उस प्लांट का जो स्पीसीज है वो सेम होगा, ठीक है। हम लोगों को केयरफुल रहना है कि जो सेम स्पीसीज प्लांट को जो है उसी एरिया में लगाना है जहाँ पर जो वो प्लांट का जो स्पीसीज था वो पहले रहता था, ठीक है। वहाँ पर यदि आम का पेड़ है तो वहाँ पर हम आम का ही पेड़ लगाना है, उसी स्पीसीज को लगाना है, उसे एक्सटिंक्ट होने नहीं देना है। ये जो है रैपिड मतलब फ्लोरा और फौना के रैपिड इस्टेब्लिशमेंट में हेल्प करेगा डिफॉरेस्टेटेड एरिया में। ये जो फॉरेस्ट को फिर से बनाने में हमारा हेल्प करेगा, ठीक है। अब हमारे पास आता है रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। पेपर रिसाइकलिंग जो है एक तरह का प्रोसेस है वेस्ट पेपर को रिकवर करना और एक न्यू पेपर प्रोडक्ट्स में उसे रीमेक करना, फिर से उसे बनाना, ठीक है। तो क्या समझ में आया? रिकवरिंग वेस्ट पेपर एंड रीमेकिंग इनटू न्यू पेपर प्रोडक्ट इज कॉल्ड पेपर रिसाइकलिंग, ठीक है। पेपर जो है रिसाइकलिंग के लिए सूटेबल है और इसे कहा जाता है स्क्रैप पेपर, ओके। आज जो है 90% पेपर पल्प जो है वो वुड से बन रहे हैं, लकड़ियों से बन रहे हैं। अब 90% पेपर जो है वो जब लकड़ियों से बन रहे हैं तो आप साफ भी समझ सकते हैं कि कितना भयंकर डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, ठीक है। पेपर पल्प जो है किससे बन रहा है? वुड से। तो वुड कहाँ से आएगा? वुड आएगा डिफॉरेस्टेशन करने से, ट्री से आएगा वुड। तो कितना डिफॉरेस्टेशन हम लोगों को देखने को मिल रहा है, ठीक है। पेपर प्रोडक्शन जो है वो 35% ऑफ फेल्ड ट्रीज से होता है, ठीक है। जो रिसाइकलिंग होता है न्यूज़ प्रिंट का वो जो है वुड को बहुत ही हद तक बचा देता है, ठीक है। तो न्यूज़पेपर हमारे पास आता है उसे रिसाइकल पेपर कहलाता है, ठीक है। ये एस्टिमेटेड है कि जो रिसाइकलिंग है हाफ वर्ल्ड पेपर का जो रिसाइकलिंग है वो जो है 20 मिलियन एक्स मतलब 80,000 किलोमीटर स्क्वायर फॉरेस्ट लैंड के 80,000 किलोमीटर स्क्वायर को अवॉइड करता है, डिफॉरेस्टेशन को अवॉइड करता है। इतना सोच सकते हैं आप, इतना डिफॉरेस्टेशन पेपर रिसाइकलिंग होता है वर्ल्ड के हाफ पेपर का, कितना लकड़ी बचता है, इतना फॉरेस्ट का एरिया बचता है। तो यदि पूरा का हो जाए तो कितना एरिया बच जाए, कितना फॉरेस्ट बच जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, ठीक है। तो हम लोगों को इसमें अपना इस प्रोसेस में अपने को कंट्रीब्यूशन करना, हम लोगों को कंट्रीब्यूशन करना है, हम लोग सभी को कंट्रीब्यूशन करना है। इसमें हम लोगों को वेस्टेज पेपर को रोकना है, उतना पेपर वेस्ट नहीं करना है, जितना पेपर हमारा यूज़ आया उतना यूज़ करना है। उसके बाद यदि फिर से लिखा जा सके तो हम लोग उसमें लिखना है, ठीक है। जितना दूर तक हम लोग पॉसिबल हो सके, जब पॉसिबल हो सके हम लोग पेपर को रीयूज़ करना है, उसे वेस्टेज नहीं करना है। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ये चैप्टर पूरा होता है। वीडियो पसंद आया तो लोग को लाइक कर दीजिए, नीचे में कमेंट कर दीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ बिल्कुल शेयर करना नहीं भूलिएगा। और यदि अभी तक आपने मुझे फेसबुक पे फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, जाके फेसबुक पे फॉलो कर लीजिएगा क्योंकि मैं वहाँ एक्टिव रहता हूँ। और स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके और भी प्रेस कर लीजिए क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस को लाता रहता हूँ। और इससे पहले बात बहुत सारे चैप्टर्स अपलोड जा करके जरूर देखिएगा एक बार, और हर एक सब्जेक्ट का एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है, ये आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन पे मिल जाएगा। तो एक बार प्लेलिस्ट सेक्शन पे किसी भी वीडियो को ले जा करके देख लीजिएगा, ओके। किसी दूसरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन जो मैंने नहीं अपलोड किया है उसके नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।